अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखो बच्चों, डिवाइड 41 इंटू टू पॉजिटिव पार्ट्स, यानी कि इसको हमें टू पॉजिटिव पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी कि उनके जो स्क्वायर्स का डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 369 आना चाहिए। एंड हेंस फाइंड द पार्ट्स, और हम इसके क्या करने हैं, पार्ट्स ढूंढने हैं, यानी कि दोनों पार्ट्स ढूंढने हैं। यानी कि ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि दो नंबर है, देखो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये दो नंबर है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 369। ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है क्या। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं वन नंबर, जो पहला नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है, उसको हम लेट कर लेते हैं x। ठीक है, तो सेकंड नंबर कैसे निकलेगा, सेकंड नंबर कैसे निकलेगा, देखो फर्स्ट अगर x है तो हम सेकंड कैसे निकालेंगे, सेकंड कैसे निकालेंगे, तो सेकंड बच्चों हम कैसे निकालेंगे, देखो दोनों का है कितना, 41 है, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, फर्स्ट और प्लस सेकंड को जोड़ने पे आ रहा है 41, यानी कि फर्स्ट क्या है, x है, तो सेकंड कैसे निकालोगे आप, प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, यही मैंने यहाँ पर किया है, सेकंड नंबर कैसा आया, 41 माइनस x, समझ में आ गया कैसे आया है। अब हमें क्या करना था, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो डिफरेंस है वो 369 आ रहा है, तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, ये रहा, और सेकंड, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है, दोनों का स्क्वायर लगा दिया, और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 369 आ रहा है। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व किया तो ये आएगा, इसको सोल्व, ये तो ऐसे कैसे आएगा, ये प्लस का, ये माइनस का दोनों कट गए, अब ये आ गया, ये प्लस का तो क्या जाएगा, माइनस का, माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1312 आएगा, यानी कि 1312 आएगा, बड़ा ये है तो इसके सामने माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का ही साइन आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, ये क्या है, मल्टीप्लाई का, इधर आगे क्या जाएगा, डिवाइड का। अब हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पे कितना आया, 16 आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई 16, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या था हमारा, x, यानी कि फर्स्ट नंबर आ गया 16, सेकंड नंबर आ गया हमारा 25। समझ में आया कैसे आया, 41 में से माइनस कर दो फर्स्ट नंबर को, तो सेकंड नंबर निकल के आ जाएगा, यानी कि पहला है 16, दूसरा है 25। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 क्या कह रहा है, ABO इज ए डायमीटर, ABO क्या है, एक डायमीटर है, ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, ABO एक क्या है, डायमीटर है, सेंटर O है, एंड AC क्या है, एक टेंजेंट है, ठीक है, टू द सर्कल एट A। ठीक है, हमें क्या करना है, BOC निकालना है, क्या निकालना है, BOC, ये A है, BOC देखो, BOC ये हमें निकाल, BOC हमें पहले दे रखा है 130, ये दे रखा है, फाइंड द AOC, AO यानी ACO निकालना है। देखो ये वाला पार्ट निकालना है हमें, ये वाला, तो ये वाला पार्ट हम कैसे निकालेंगे, देखो एक जो टेंजेंट होती है वो 90 डिग्री की होती है, सिंपल सी बात है, भाई सेंटर से टेंजेंट जो बनती है वो क्या, देखो OA क्या है, इसमें परपेंडिकुलर है किसके, AC पर, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और AOB ये क्या लिख रही है, एक लाइन दिख रही है, एक लाइन दिख रही है ना, लाइन कितने की होती है, 180 की होती है, जिसमें से ये 130 का है, तो ये कितने का होगा, तो 180 में से ये माइनस कर दो, कितना आएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा बच्चों, 50, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा वो कितने का आ जाएगा, 50 डिग्री का आ जाएगा। ये 50, ये 90, तो ये कितने का होगा, तो एक ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180, ये 90, ये 50, तो ये कितने का होगा, 90 और 50 कितने होगा, 140, 140 घटा दो 180 में से, कितना आया, 40, यानी कि ACO हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल था, ठीक है, बच्चे वाला क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखो ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ ए टावर, तो ये एक टावर है, इसको क्या मान लो, टावर है ये, इसका टॉप ये है, टॉप है ये, इसके टॉप से क्या बन रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, यानी कि फुट से 30 मीटर अवे क्या बन रहा है, एक पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। तो
हमें पता लगाना है हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हमें ए और बी निकालना है, हमें ये निकालना है। तो देखो हमारे पास सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूला पता है, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसमें देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कहाँ बन रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये बन रहा है, और ये क्या होता है हमारा टेन, क्या होता है, क्या होता है हमारा टेन होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन हमने लगा दिया लंब बटे आधार, यानी कि यही कर लो, या ये हिंदी वाला है, ठीक है, हिंदी में इसको ये इसको मत समझना, ठीक है, हिंदी में यार इसको लंब कहते हैं और इसको बोलते हैं आधार। अगर इसी का ही करोगे तो क्या बनेगा, पर पी अपॉन बी, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये बी मतलब बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए और बी, और बेस क्या है हमारा बी और सी। चलो लगा दो, और एंगल थीटा कितने का है 30 का, ठीक है। ए डी अपॉन में 30, टेन 30 कितना होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 2 3 होता है। ए बी और 30 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 30 जो है 1 से गुणा होगा तो 30 ही आएगा, अंडर रूट 3 जो है वो ए बी से गुणा होगा तो ये आएगा। अब ये क्या है गुणा डिवाइड मल्टीप्लाई का है, इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड का, डिवाइड करो, फिर इसका क्या करो, इसका रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज कर दोगे तो क्या आएगा 30 अंडर रूट 3 आ जाएगा आगे देखो, और ये 3 बाहर आ जाएगा। रैशनलाइज करने पे क्या आएगा तुम्हारा 30 अंडर रूट 3 अपॉन में 3, 3 से 30 क्या जाएगा डिवाइड कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 अंडर रूट 3 ए बी, यानी कि टावर की हाइट क्या जाएगी, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर इज 10 अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है, मीटर। तो टावर की हाइट आ जाएगी 10 अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, इसमें कहा गया इन द गिवन फिगर सी एम और आर एन, जो सी एम है और आर एन है, आर रिस्पेक्टिवली मीडियन ऑफ ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो हम क्या बना लेंगे, देखो हमें दे रखा है ए बी सी और पी क्यू आर दे रखा है, ये क्या आर एन और सी एम, ठीक है, ये क्या है इसके मीडियन से। तो हम इसको सही से करके लिख लेते हैं, सही से करके क्या मैंने इस तरह से लिख लिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको सही से करके लिख लिया है, मीडियन मीडियन में लिया है सामने, और इसने क्या किया ए एम सी, यानी ए एम सी, यानी कि ये वाला पार्ट जो है, अब मुझे सिमिलर प्रूफ करना है किसके पी एन आर, पी एन आर, यानी कि इस वाले के मुझे क्या करना है सिमिलर प्रूफ करना है। और मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है ए बी सी पी क्यू आर, यानी ए बी सी पी क्यू आर ये दोनों आपस में पहले से ही सिमिलर दे रखे हैं, गिवन है, ठीक है। अब जब जो गिवन है तो यानी कि क्या होगा, एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, देखो भाई एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल ए क्या हो जाएगा हमारा, ए जो है ये वाला किसके बराबर, पी के बराबर हो जाएगा, और बी क्यू के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये बी है ये क्यू के बराबर हो जाएगा, और सी आर के बराबर हो जाएगा, सी जो है ये आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, ये सेम रेशो में होंगे, देखो आर क्यू रेशो में होगा किसके सी बी के, और आर पी रेशो होगा सी ए के, है ना, और क्यू पी रेशो होगा बी ए के, ठीक है। अब इसी से हम सोल्व कर लेंगे, देखो कैसे सोल्व करेंगे। देखो आर एन इज अ मीडियन ऑफ क्यू पी, देखो आर एन जो है वो मीडियन है क्यू पी का, यानी कि इसको दो बराबर भागों में काटेगा, यानी क्यू एन बराबर एन पी आ जाएगा, क्यू एन बराबर में एन पी, और सी एम भी इसी तरीके से मीडियन है बी ए का, तो बी ए बी बराबर हो जाएगा एम ए। अब देखो इन ए एम सी एंड पी एन आर को हम क्या करेंगे सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखो क्या देखेंगे इन दोनों में देखो एंगल पी एंगल ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है, गिवन है ये क्या आ जाएगा गिवन। फिर ये देखो अब ये जो है आर पी सी ए के क्या होगा, आर पी अपॉन में सी हो जाएगा रेशो में, और क्या होगा क्यू पी अपॉन में बी ए, क्यू पी अपॉन में बी ए। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, क्यू पी को एन पी भी तो लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि क्यू एन बराबर एन पी है, मीडियन है, इसीलिए मैं इसको 2np भी लिख सकता हूं भाई। क्यू पी को मैं ये भी तो लिख सकता हूं 2np लिख सकता हूं ना, ठीक है। क्यों लिख सकता हूं इसका रीजन भी देख लो,
QP जो है वो किससे मिलकर है, QN प्लस N और P। NP और QN दोनों बराबर है, तो क्या मैं इस QN को NP लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, NP प्लस NP। कितना आ गया? 2NP। तो मैं QP को 2NP लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया है। और ऐसे ही मैं इस BA को 2MA लिख सकता हूं, 2 से 2 कट गया। अब ये दोनों क्या गया, ये इसके रेशो में, ये इसके रेशो में, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि AMC जो है सिमिलर है PNR के, ठीक है, बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर देखो इसी का ही है, ये 24 का ही क्या है, और में क्वेश्चन दे रखा है। और देखो इसका क्वेश्चन कैसा है। इन द गिवन फिगर देखो हमें क्या दे रखा है, AO मल्टीप्लाई में OB इजिकल टू है OC बराबर में OD। अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि एंगल A बराबर एंगल, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव करना है, और एंगल D बराबर करना है एंगल B के। ये हमें क्या करना है, शो करना है। अब शो कैसे करेंगे, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूव कर दूं, तो सिमिलर ट्रायंगल की जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो उससे ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो मुझे इस और इसको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करने का। चलो देखो कैसे करते हैं। देखो सीधी सी बात है, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों में आ जाएगा, आ गया AOD, यानी AOD बराबर हो जाएगा COD। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा। पहला हम कैसे बनाएंगे, पहले इस वाले से। देखो अगर मैं AO को इस CO को अगर मैं इधर ले आऊं, तो ये क्या है, गुणा में, मल्टीप्लाई में, इधर आगे क्या जाएगा, डिवाइड में। और अगर ये OB है, मल्टीप्लाई में, इधर आगे क्या जाएगा, डिवाइड में। अब बन गया ना OA अपॉन में OC, और OD अपॉन में OB। तो ये हो गया 1 और 2, और 1 और 2 से ये हो गया कि COD जो हो गया सिमिलर हो गया COB के, साइड एंगल साइड के, ठीक है। ये एंगल हो गया एक, और ये 2 साइडें आ गई, इसमें 2 साइडें आ गई, और एक एंगल आ गया। तो साइड एंगल साइड से ये सिमिलर प्रूफ हो गया। बाकी जो भी कुछ पूछे तो एंगल A बराबर हो गया एंगल C के, एंगल B एंगल D के। क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स हैव इक्वल एंगल्स। बस ये लिखना है आपको, और आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, एक कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, यानी कि एक कार के पास 2 वाइपर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आपस में नहीं काट रहे, एक दूसरे में वाइपर का, जैसे एक ये ऐसे है तो ये इसको ऐसे काट दे, तो ये ऐसा नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ, हर एक वाइपर का जो ब्लेड है वो कितनी लेंथ है उसकी, 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रू ए एंगल, जो एंगल बना रहा है 115 डिग्री का। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, तो हमें पता लगाना है, टोटल एरिया बताना है, ठीक है, ईच ब्लेड का, यानी एक ब्लेड का बताना है कि कितना वो क्या करेगा, एरिया क्लीन करेगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमें देखो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे चैप्टर 12 वाला है ये आपका। अब इसमें देखो कैसे करना है। देखो एक वाइपर है, ये करता है ऐसे ही क्लीन करता है, वाइपर ऐसे ही क्लीन करता है। एंगल 115 का है, और इसका जो ब्लेड है वो कितने सेंटीमीटर का है, ये है 15 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर का। अब देखो एंगल भी मिल गया, ये क्या हो जाएगा हमारा R, एंगल भी है, ये क्या है, सेक्टर बन रहा है, क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं थीटा अपन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास पता ही है, और हमारे पास कितने हैं, ये 2 वाइपर्स का निकालना है, कितने का, 2 वाइपर्स, यानी कि 2 वाइपर्स का निकालना है, इसलिए 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 115 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और आर कितना है हमारा 25, तो 25 को हम 2 बार इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम सोल्व कर कुरा के हमारा ये आंसर क्या आएगा, इस तरीके से बनेगा। और आपको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए ये 158125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, यही आना चाहिए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 है, ए सर्कल इज इनस्क्राइब्ड, एक सर्कल बना हुआ है अंदर की तरफ, इन्हें ABC टचिंग। देखो एक क्या बोल रहा है, एक सर्कल, ये है ट्रायंगल, इसके अंदर क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। ये मान लो ABC है,
और इसमें जो ए बी है, बी सी है और ए सी एट पी क्यू आर। देखो ए बी और फिर बोल रहा है बी सी और फिर बोल रहा है ए सी। ये तीनों ए बी, तो पहला कौन आ रहा है पी, तो ये पी को, दूसरा क्या है बी सी, तो दूसरा क्या है क्यू, तीसरा ए सी यानी तीसरा है आर। यानी ए बी को टच कर रहा है, ए बी को टच कर रहा है कौन सा पी, और बी सी को कर रहा है क्यू, और ए सी को कर रहा है आर। तो इस तरह से ट्रायंगल बनेगा। उसने बोला है ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ये ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और ए आर यानी ये हमारा कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, सी आर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। देन फाइनल लेंथ ऑफ बी सी, हमें ये निकालना है बी सी की लेंथ निकालनी है। चलो आगे देखते हैं कैसे करना है। देखो हमने साफ साफ बढ़िया से कर रखा है, ठीक है। ए बी की लेंथ कितनी थी इसकी, ए बी की लेंथ कितनी दे रखी थी, ए बी की लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी की लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, और क्या दे रखा था इन्होंने हमें, और इन्होंने हमें कुछ नहीं दे रखा था, ए आर दे रखा था, ए आर दे रखा था 7। देखो ये दे रखा था, ये दे रखा था, और ये दे रखा था। हमसे पूछा है बी सी की लेंथ पूछी है, ये निकालने के लिए बोला है। अब ये देखो ये एक सर्कल है, ये क्या है एक टेंजेंट बन रही है, यानी जो ये होगा, जो ये होगा वही ये होगा। तो ए आर बराबर होगा ए पी, क्योंकि दोनों ही टेंजेंट है, ठीक है। तो अगर ये 7 है तो ये भी क्या देगा 7, ठीक है। और अगर ये 7 है और ये पूरा कितने का है 10 का, 10 में से 7 गए कितने बचे 3, भाई इतने में से इतना माइनस कर दो, इतने में से इतना माइनस कर दो तो ये निकल के आ जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दो तो ये निकल के आ जाएगा। 10 में से 7 गए 3, तो ये भी आ गया 3। अब देखो पी बी किसके बराबर है बी, क्योंकि दोनों ही टेंजेंट है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है। सेम ऐसी है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, तो बी सी आ गया 8 सेंटीमीटर। चाहे तो आप देख लो कैसे करना है, ठीक है। टेंजेंट ऑफ द सर्कल, टेंजेंट ऑफ द सर्कल इस तरह से कर और आप देख लेना बी सी किससे मिलकर बना है, बी क्यू और क्यू सी से मिलकर बना है। तो बी क्यू कितना है 3 और ओ सी हमारा कितना है 5 है, दोनों को जोड़ा 8 आ गया, तो बी सी कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी लेंथ निकल कर आ गई है बी सी। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर 27 देखो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, हैव रियल रूट्स इफ एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। अगर इसके रियल रूट्स हैं तो हमें क्या निकालना है, इसके रूट्स भी निकालने हैं। अब ये देखो हम कैसे पता लगाएं कि ये रियल रूट है नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसका फॉर्मूला लगाते हैं हम, इफ बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ रहा है देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट, सबको पता है। चलो तो निकाल लेते हैं, इसका डी निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे करके निकालते हैं। तो कितना आ रहा है डी आ रहा है 27, ये 0 तो नहीं आ रहा भाई, यानी कि देयर इज नो इक्वल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके कोई इक्वल रूट्स नहीं है। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर भी मैं इसके रूट्स निकाल कर दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये देखो इसके रूट्स हम निकाल लेंगे, ऐसे ही निकलता है हमारा। दोनों फॉर्मूला लगाएं, लगाकर हमने ये सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आना चाहिए माइनस अंडर रूट 3/2 और x क्या आना चाहिए, यानी कि ये दो रूट्स आएंगे अलग अलग, ठीक है। दो अलग अलग रूट्स आएंगे, ओके। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बेटा इसका एक और में भी है इसी क्वेश्चन का, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर दीज एंड दीज। सम है ये, प्रोडक्ट है ये, ठीक है। रिस्पेक्टली आल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें इसके जीरोस भी निकालने हैं। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पता करना है और हमें इसके जीरोस भी निकालने हैं। चलो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, भाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है। चलो रख दो, सम दे रखा है में ये दे रखा है, ठीक है। अब इसको करोगे, अभी देखो इसके नीचे कुछ नहीं होता 1, यानी एक्स स्क्वायर क्या आ गया हमारा 1, तो हम इसको लिख लेंगे। देखो कुछ नहीं आया तो एक्स स्क्वायर यही रहेगा, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है। और ये क्या आ रहा है माइनस का आ रहा है, यानी कि सुनिए ध्यान से सुनना, अगर ये अंदर माइनस होता तो अगर ये मान लो एक्स हमारा क्या होता माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता, यानी कि जो भी आंसर होता वो प्लस में आता। लेकिन ये क्या आ रहा है माइनस में, यानी कि ये क्या रहा होगा अंदर का प्लस में रहा होगा। इसी का इससे मतलब ये चलता है कि ये क्या रहा होगा प्लस में रहा होगा। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -9 है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म सी मान लो
और ये क्या होगा एक्स स्क्वायर। भाई जो यहाँ पर होना चाहिए वही यहाँ पर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एक्स स्क्वायर ऊपर भी यही बैठ रहा है, यहीं पर भी यही बैठ रहा है। ये माइनस का है तो लगा दो माइनस का। ये आ गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहाँ पर भी मैंने लिख रखी है। चलो अब इसके क्या निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं। अब जीरोस देखो कैसे निकालेंगे, इसका ए बी सी कर लेना और ए सी को ए और सी को मल्टीप्लाई करना और बी लिख लेना। अब देखना कि मल्टीप्लाई कर कर ये आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर ये आना चाहिए। तो मैंने देखा कि ये आ रहा है। अगर 3 को 3 से करोगे तो कितना आएगा 9, और इनको जोड़ोगे कितना आएगा, 2 में से √3, 3 √3 में से 3 √3 में से एक हटा दो, क्या बचेगा 2 √3। तो ये पूरा बन रहा है दोनों के दोनों। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद इस तरह से रखा, कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद आपका x की वैल्यू √3 और एक आएगी -3 √3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। ओके, अच्छे से देख लो और करना है इसको आपको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 29। देखो बच्चों, इफ cos थीटा अगर 2 है, शो दैट cot थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में 1 प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। तो हमें ये बताना है कि अगर cos थीटा 2 है तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के क्या करना है, प्रूव करना है। अब ये देखो cot को हम क्या लिख सकता हूँ, cot को मैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा लिख सकता हूँ, sin को ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस cos। अब इन दोनों का क्या लो, एलसीएम लो। इन दोनों का क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लो, साइन से साइन कट गया, ये इससे क्या हो जाएगा, cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा। cos थीटा से क्या, अब देखो इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, और साइन को साइन से करोगे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। cos को एक से करोगे cos थीटा, cos को cos से करोगे cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर। अब देखो cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसकी जगह, इन दोनों की जगह हटा के क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो cos थीटा प्लस 1 आ जाएगा। अब ये देखो ये दोनों नीचे एक जैसे बन रहे हैं, ये कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो 1 अपॉन, इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा लिख सकता हूँ, तो 2 आ गया। यानी कि दोनों क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, अब देखो बेटा इसी का और में है फाइंड द वैल्यू। देखो ये फाइंड, हमें वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब देखो कोट स्क्वायर थीटा, कोट की वैल्यू क्या होती है, कोट की वैल्यू देखो tan का उल्टा कोट ही होता है। तो कोट tan देख लो, tan 30 कहाँ है, देखो 1 अपॉन √3 होता है। इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा क्या जाएगा 1 अपॉन √3। तो √3 का क्या जाएगा स्क्वायर। ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू लगानी है। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन में 2। ऐसे ही अब ये क्या है, 3 अपॉन में 4 है। सेक स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है, √2 का स्क्वायर। ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है 30, तो 30 की लगा देंगे। √ से ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और इसको हम यहाँ पर अब देखो इस तरह से आ जाएगा। अब इसको हम इससे काट देंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका 1 अपॉन में 8 आना चाहिए। अच्छे से देख लो बेटा, मैंने पूरा अच्छे से सोल्व कर रखा है, समझ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो हमें मैसेज कर देना। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन ये अटेम्प्ट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 देखो बेटा, इसमें बोला है गिवन √5 इज ए इरेशनल नंबर। ये देखो हमें क्या रखा है, इसने इरेशनल नंबर दे रखा है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि 2 प्लस √5 क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या कर लेते हैं, √3 इज ए इरेशनल नंबर हम मान लेते हैं। अगर ये क्या एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब है कि 2 प्लस √5 भी क्या होगा, इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमें पता है ये इरेशनल है, बट हम इसको मान लेते हैं कि ये एक इरेशनल है। ठीक है, चलो उसके बाद P अपॉन क्यू आर को प्राइम और Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो कोई भी नंबर है वो P अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है अगर वो रेशनल है ना, रेशनल है। अगर कोई नंबर रेशनल है तो वो P अपॉन क्यू की फॉर्म में आता है। को प्राइम का मतलब है कि इसके एक से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हमें ये लाइनें लिखनी है कि P Q है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। उसके बाद हमें इसके, अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल है, दोनों बराबर होंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को प्लस कर रखे माइनस का हो जाएगा, इसका हम एलसीएम लेंगे, इस तरह से करेंगे। अब ये देखो क्या बन रहा है, ये एक रेशनल नंबर बन रहा है। क्या बन रहा है, रेशनल। अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन अब देखो सो P - 2 क्यू अपॉन में क्यू इज ए रेशनल नंबर
इसलिए अंडर रूट 5 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। बट वी नो, लेकिन हमें पता है कि अंडर रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इससे पता चलता है कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन ये क्यों आया है, क्योंकि हमने क्या माना था, इनकरेक्ट एज्यूप्शन, हमने गलत माना था कि अंडर रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसीलिए इससे यह सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 जो है एक, मतलब हमने क्या माना था, अंडर रूट 5 क्या माना था, एक रेशनल नंबर माना था। ये हमारी गलती थी, हमारी गलती थी कि हमने इसको माना। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इससे ये सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को इसको अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से करोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलो बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 देखो बच्चों, इफ -4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, अगर ये -4 जो है इस इक्वेशन का क्या है, रूट है, देन इट इज द गिवन दैट एक्सप्रेशन, ये हमें दे रखी है और हमें क्या बताना है कि हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो इसके इक्वल रूट्स है इस इक्वेशन की, हमें क्या निकालना है, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब ये देखो, अगर ये इसका क्या है, रूट है इसका, तो x की जगह मैं ये रखूंगा और इस p की वैल्यू निकाल लूंगा। चलो निकालते हैं। x क्या है हमारा, -4। चलो जहां पे x है वहां पे -4 रख दो, 4 रख दो। सोल्व करो इसको, सोल्व करने के बाद आपका क्या आना चाहिए, p आ जाएगा 3। ठीक है, अब p आ गया 3। अब इसमें p की वैल्यू में पता चल चुकी है 3 है, और x की तो पता ही है, दोनों की पता है। देखो x की वैल्यू 4 है, -4 है, और अभी हमने निकाली p की वैल्यू 3। अब रख दो इसमें, रख दिया इसमें, p की वैल्यू भी रख दी हमने 3। अब देखो q की वैल्यू निकल जाएगी, अब रख दिया, सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद आपकी q की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरीके से आपको p और q दोनों की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल ली। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 33 देखो बच्चों कैसे करना है। इन द गिवन फिगर PA, QB एंड 2RC आर ईच परपेंडिकुलर टू AC। तो हमें प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है। अब देखो PA ये परपेंडिकुलर किसके हैं, AC के, और QB भी परपेंडिकुलर है AC के, और RC भी परपेंडिकुलर है, यानी कि ये क्या है 90 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सोल्व कैसे करना है, देखो तीनों ही क्या है, AC के परपेंडिकुलर है, AC के परपेंडिकुलर है। अब मुझे क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, PAC में देखो, इसमें ये और ये वाला ट्रायंगल देखना। ठीक है, इसमें क्या है, इसको हमें क्या किसके सिमिलर प्रूफ करना है, QBC के, यानी कि इसके मुझे क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। इस पूरे को इसके मुझे क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। इस पूरे के क्या करना है, मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। अब देखो कैसे प्रूफ करते हैं। एंगल C जो है वो इसमें भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है, तो एंगल C तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन। और एंगल A और एंगल B इसका दोनों क्या है 90, तो दोनों क्या है 90 डिग्री के हो जाएंगे, यानी कि ये एंगल से क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। और जब सिमिलर प्रूफ हो जाएगा तो ये साइड इसके रेशो में और ये साइड इसके रेशो में आ जाएगी। चलो करते हैं। तो इसलिए क्या होगा, जो हमारा QB है, QB यानी कि QB रेशो में आ जाएगा PA के, है ना। तो QB अपॉन में P आ गया, और BC रेशो आ जाएगा AC के, रख दिया। QB कितने का है, Y है, रख दिया Y। ठीक है, और हमारा PA कितने का है, PA कितना X, तो X रख देंगे। ठीक है, और BC अपॉन AC ऐसे रखेंगे, इसको मान लेंगे अब हम 1। ठीक है, समझ में आया। अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं। देखो आप ध्यान से देखना, अभी मैं इसमें क्या करूंगा, आगे देखो इधर की तरफ देखना। अब इन ट्रायंगल RAC और QAB, अब देखो RAC यानी कि अब मुझे क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल देखना है, ये वाला ट्रायंगल देखना है। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में और QAB और ये वाला ट्रायंगल, यानी कि ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, एंगल A कॉमन है, एंगल A कॉमन है ना दोनों में। तो यहां से देखो क्या है, इधर देखो एंगल A दोनों में कॉमन आ जाएगा, और इधर देखो इस वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री यहाँ पर है और इस वाले में 90 डिग्री यहाँ पर है, तो दोनों ही 90 90 के हो गए, यानी कि ये दोनों क्या आ जाएगा 90 90 के हो जाएंगे।
यानी कि ये भी एंगल एंगल से क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। और सिमिलर प्रूफ होने के बाद ध्यान से देखना, देखो इधर देखो कि ये वाला जो साइड है इस वाले ट्रायंगल इसके क्या आ जाएगी, रेशो में आ जाएगी, और ये जो साइड है इसके रेशो में आ जाएगी। तो बस हमें यही करना है कि क्यू बी, ठीक है, जो हमारा क्यू बी है, क्यू बी किसके रेशो में आ जाएगा, क्यू बी किसके आ जाएगा, आर सी के। ठीक है, देख लो इधर क्यू बी आर सी के रेशो में। तो देखो इधर क्यू बी आर सी के रेशो में, ठीक है। इधर देखो, और बी सी किसके रेशो में आएगा, ए सी के। ध्यान से देखो, बी सी ए सी के रेशो में जाएगा। तो मैंने यही किया है। क्यू बी मेरा क्या था, क्यू बी मेरा वाई था, आर सी जेड था, और ये मैंने इस तरीके से कर दिया है। ठीक है, अब आगे देखो करना क्या है। अब इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है, 1 और 2 से, ये मेरा बी सी है, ए बी, बी सी नहीं है, ये ए बी है, ये गलती हो गई बच्चों, ध्यान से, ए बी अपॉन में ए सी आना था। ठीक है, अब ये देखो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद इस तरह से ऐड करोगे आप। अब देखो ऐड करने के पास क्या आएगा, ये y जो है इनमें से कॉमन आ जाएगा, तो इस तरीके से ये बचेंगे। ऐसे ही AC का कॉमन लोगे, ये इसका एलसीएम लोगे, AC आएगा, AC से AC कट जाएगा, AB प्लस BC आ जाएगा, आ गया। अब AB प्लस BC क्या होता है, AC होता है। देखो इधर देखो, AB और BC को मिलाकर क्या बनता है, A और C बनता है। तो मैंने वही किया है, AC से AC कट गया, क्या आ गया, अब देखो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 ये आगे ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो जो उसने हमसे पूछा था यही पूछा था इसने, और यही हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन होगा। मैं फिर समझा देता हूँ। देखो देखो, एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेना और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना। ऐसे ही इस एक बड़े वाले को और इस छोटे वाले को क्या लेना, लेकर सिमिलर प्रूफ करना। दोनों से क्या बनेगी, रेशो बनेगी, और रेशो से इक्वेशन 1 और 2 बनेगा, और दोनों को जोड़ने पर आपका ये सिमिलर प्रूफ हो जाए। आपका जो हमें ये प्रूफ करना है ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 देखो बच्चों क्या कहता है ये, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, एक डायगोनल है रेक्टेंगल का, फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि जो छोटी साइड है वो उससे क्या है, 60 ज्यादा है उसका डायगोनल है। एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल क्या है, उस रेक्टेंगल की छोटी साइड से 60 ज्यादा है ना। इफ लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, और ये कह रहा है कि जो लॉन्गर साइड है वो 30 मोर देन है किसके, शॉर्टर साइड से। फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, तो हमें क्या करना है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, यानी कि हमें क्या करना है, उसकी शॉर्टर भी बतानी है, लॉन्गर भी बतानी है, शॉर्टर भी, लॉन्गर भी, और डायगोनल तीनों निकालने हैं। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लो ए बी सी डी एक डायगोनल है, सॉरी ए बी सी डी एक क्या है, रेक्टेंगल है, और ये बी डी क्या है, इसका एक रेक्टेंगल है, डायगोनल है, डायगोनल है ये हमारा। अब हम क्या करते हैं, उसने डायगोनल क्या बोलता है, मान लो इसकी जो छोटी साइड है, छोटी साइड ये है ना, शॉर्टर साइड, जो उसकी शॉर्टर साइड है, छोटी साइड है, उसको मान लो ये है एक्स है। तो ये क्या कहता है, इससे कितनी ज्यादा है, 60 ज्यादा है, तो 60 प्लस एक्स हो जाएगा। और जो लॉन्गर साइड थी ये क्या सी है, लॉन्गर साइड, ये इससे 30 ज्यादा थी, तो मैंने 30 ज्यादा कर दिया। अब देखो ये क्या बन रहा है, एक देखो ये 90 डिग्री का होता नहीं होता। तो बी सी डी क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, और कौन सा, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा इसका बेस, ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। इसी का फॉर्मूला हमने लगाया, इसका बी डी का स्क्वायर किसके बराबर है, बी सी का और डी सी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने ये लगाया, अब बी और डी कितना था, 60 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर और 30 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसको हमने खोल दिया, खोलने के बाद ये एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, ये भी प्लस का इधर आके माइनस हो गया। अब हमने इसको क्या करा, सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद हमारा आया ये, ठीक है, ये आ गया। अब आगे देखो, इसके बाद हमने क्या किया,
इसका क्या किया हमने इसका कर दिया गुणनखंड। गुणनखंड मतलब हमने इसके फैक्टर्स निकाल दिए। ठीक है, अब फैक्टर निकाल देंगे। देखो हम क्या कैसे करते हैं, पता है आपको, इसको एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है। ठीक है, एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है, जिसके साथ कुछ नहीं तो सी होता है। ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, बी ए है। अब मैं ऐसा कुछ ढूंढना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो ए सी आए, प्लस माइनस करें तो बी आए। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको एलसीएम करना, इस तरह से बनेगा। अब देखो कैसे, मुझे मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना तो 60 आना चाहिए। माइनस का तो कैसे निकाला मैंने, देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 6 18, 18 पंजे 90। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आ रहा है, और 2 तिया 6, 6 पंजे भाई 2 तिया 6, 6 पंजे 30। तो 30 और 60 90 को क्या करोगे, गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा। और इनको प्लस माइनस करोगे, 90 में से 30 घटा दो, कितना आएगा 60। अब देखो बड़ा कौन है, माइनस का, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का साइन, यानी कि बड़ा माइनस का रखना पड़ेगा और छोटा वाला प्लस का रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे। सोल्व करने के बाद कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकलने के बाद आपकी एक्स की वैल्यू एक माइनस में आ रही है और एक प्लस में आ रही है। माइनस की कभी हम लेते नहीं है, हमेशा प्लस की लेते हैं, इसलिए 90 ली। यानी कि हमारी क्या आ गई, शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड, ये हमारी ब्रेथ जो थी वो शॉर्टर साइड थी, ये आ गई है 90। लेंथ कितनी थी 30 प्लस एक्स, एक्स कितना आ गया 90, 90 और 30 112, यानी लेंथ आ गई 120। डायगोनल क्या था 60 प्लस एक्स, तो एक्स कितना था 90, जोड़ा 150, यानी कि हमारा शॉर्टर आ गया 90, लेंथ आ गई 120 और डायगोनल आ गया 150 मीटर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 है। देखो बच्चों बड़े ही ध्यान से देखना। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द डिफरेंट फैमिलीज ऑन एजुकेशन। तो एजुकेशन पे खर्चा बता रहा है। डिटरमाइन द मॉडल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ फैमिली। मॉडल बोला है इसने, मॉडल एक्सपेंडिचर, यानी कि हमें इसका निकालना है मोड निकालना है। क्या निकालना है, मोड। अब ये देखो ये तुम्हें दे रखा है, मोड कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्या दिखाते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा किसकी है, देखो 33 की है। यानी ये हो जाएगा हमारा F1, इसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी लोअर, ये हो जाएगा L। ठीक है, तो हम सब कुछ लिख लेंगे। F1 हो गया 33, F2 हो गया 22, F0 हो गया 10, L कितना आ गया 2000, और H कितना है, यानी कि इन दोनों के बीच में गैप। भाई देख लो 2000 और 2500 के बीच, सॉरी 2000 और 2500 के बीच कितना गैप है, 500 गैप है, इसलिए 500 आ गया H। चलो अब मोड का फॉर्मूला लगाओ। ये होता है मोड का फॉर्मूला। लगाया हमने, लगाने पे सोल्व किया, सोल्व करने के बाद कर कुरा के आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से सोल्व करो, देख लो कैसे कैसे किया है। ठीक है, चलो अब चलते हैं। चलो मैं समझा देता हूँ कैसे करो। देखो 33 और 10 था, प्लस माइनस माइनस, 33 में से 10 गए कितने बचे 23। इसको आपको जोड़ो घटाओगे तो कितना आएगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 60, इनको माइनस माइनस प्लस 38 आ गया। अब इन दोनों को प्लस माइनस करोगे तो 28 आ गया। 28 और ये मैंने 500 को इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया ये। अब ये क्या बन गया, एक एलसीएम बन गया, इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये आया। सोल्व करोगे एलसीएम लेके तो ये कुछ बनेगा, इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 28 आ गया, ये आ गया। अब इनको मैंने क्या किया, मैंने 2 से इसको काटा, 2 से ऊपर वाले को काटा, 2 से काटने भाई आ गया, ये आ गया। फिर इसको मैंने 7 से काटा, ये आ गया। अब इससे अगर नहीं कटेगा, 7 को मैंने इससे क्या किया, पूरा डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये मैंने 7 से इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद क्या आया मेरा आंसर, ये आया है। ये क्या हो जाएगा, मेरा मोड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो बच्चों। ए टॉय इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप में है एक टॉय, विद ए हेमिस्फेयर ऑन वन एंड द कोन ऑन द अदर एंड। देखो एक सिलेंडर, देखो एक सिलेंडर बना लो, एक तरफ क्या है उसका हेमिस्फेयर है और एक तरफ कोन है। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 5 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रेडियस जो है और जो हाइट है किसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट की कितनी है, 5 सेंटीमीटर और 13। तो यानी कि इसकी रेडियस क्या है, रेडियस आ गई 5 और इसकी हाइट आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। द
रेडियाई ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड कॉनिकल पार्ट्स आर द सेम एज दैट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो ये कह रहे हैं कि जो हेमिस्फेयर और कोन है ना, उसका जो क्या है, उसका जो रेडियाई है वो क्या है, सेम है, सेम एज दैट सिलेंडर, यानी कि जो सिलेंडर का रेडियस है, जो इसका रेडियस है वो इसका भी होगा और वो इसका भी रेडियस होगा। देखो इसका भी रेडियस होगा, 5 सेंटीमीटर इसका था, 5 सेंटीमीटर इसका भी होगा, तीनों का 5 सेंटीमीटर रेडियस होगा। आगे देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ 5.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 30 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है कि हमें बताना है कि इस पर पेंट होने के लिए कितना कॉस्ट लगेगी, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना ले रहा है तो। चलो देखो क्वेश्चन को, ये रहा हमारा भाई, देखो सिलेंडर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, कोन हो गया। टोटल हाइट 30 थी, सिलेंडर की हाइट कितनी थी, 13 थी, तो ये रेडियस हो गया। और तो हम कोन की हाइट कैसे निकालोगे, ये 13, ये 5 और ये 30, तो 13 और 5 को जोड़ दो, कितना हो गया 18, 18 में से 30 गए, 30 में से 18 गए, तो ये निकल के आ जाएगा। तो हमने कर दिया तो 12 निकल कर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टोटल एरिया ऑफ टॉय। टोटल एरिया ऑफ टॉय कैसे निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। चलो लगा दिया हमने। 2 पाई आर स्क्वायर किसका होता है, ये हेमिस्फेयर का होता है। 2 पाई आर एच किसका होता है, सिलेंडर का होता है। और कोन का कितना होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, पाई आर, पाई आर कॉमन है, पाई आर हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जब पाई आर निकाले तो 2 और एक आर बच जाएगा, यहाँ पे पाई आर निकाले 2 और एच बच जाएगा, यहाँ पे पाई आर निकाले तो एल बच गया। ठीक है, अब लगा दो फॉर्मूले में, 22/7, आर कितना है 5, 2 आर कितना है 5, 2 एच कितना है भाई, हाइट कितनी थी सिलेंडर की 13, तो 13 रखेंगे, प्लस एल कितना था, एल हमारा था 12 सेंटीमीटर। तो हमने ये क्या कर रखा है, हमने गलत कर रखा है, इसको 12 बनाओ। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, 13 ही ठीक है। अरे भाई हम इसका वो भी तो निकालेंगे ना, एल। तो ये कौन की 5 सेंटीमीटर है, 12 स्क्वायर, हम देखो यहाँ पे निकाल भी रखा है, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 140, और ये कितना देगा 25, 25 और 40 169, ये किसका स्क्वायर है 13 का, तो इसका 13 आंसर आएगा। ये एल, एल चाहिए ना हमें, तो एल सही निकाली हमने, 13 से कोई गलती नहीं करी, सब बढ़िया है। अब इसको हमने सोल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 13 का 13, इनको जोड़ोगे कितना आएगा 49, 7 से ये कट जाएगा 5 7 पर, 5 को 10 इससे करोगे तो कितना आएगा 110, 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 770 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यह आया इसका टोटल एरिया। टोटल एरिया ये निकल कर आया है टॉय का। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी कॉस्ट निकालेंगे। देखो 1 सेंटीमीटर का इतना ले रहा है, तो इतने सेंटीमीटर का कितना लेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे सिंपल है यार, एक पेन इतने रुपए का है, तो 710 पेन कितने का, एक पेन इतने रुपए का है, एक पेन कितने रुपए का है, तो 710 पेन कितने के होंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर दिया, पॉइंट से पॉइंट गया, 0 से 0 कट गया, 77 को 55 से मल्टीप्लाई किया, ये आया, यानी कि इतने रुपए लगेंगे उसको पेंट कराने में। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, अब देखो बेटा इसी का और में है क्वेश्चन, द पेट्रोल टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की फॉर्म में है एक पेट्रोल टैंक। ठीक है, बेस डायमीटर 21 सेंटीमीटर, यानी कि इसका डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, इसका आधा कर दो, है ना, 2 से डिवाइड कर दो। लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर, कितनी है 18 सेंटीमीटर है सिलेंडर के पार्ट की। फिटेड विद कॉनिकल एंड्स, इस पे क्या लगे हैं, कॉनिकल एंड्स लगे हुए हैं ईच एक्सिस पे, यानी इस पे भी कौन है, इस पे भी कौन है। और लेंथ 9 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो एक्सिस है, एक्सिस लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर की है। कितने की है, 9 सेंटीमीटर की है। डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द पेट्रोल इन टर्म ऑफ लीटर, हमें इसका क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, यानी कि इसके अंदर कितना पेट्रोल आ सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर कितना पेट्रोल आ सकता है, लीटर में निकालना है, लीटर में। ठीक है, चलो आओ करते हैं। अब देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स। ठीक है, पेट्रोल का
टोटल वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल टैंक गया 2 कौन्स का वॉल्यूम हो गया, और प्लस इसमें वॉल्यूम जोड़ देंगे सिलेंडर का। चलो देखो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, दो कौन है इसलिए 2 लगाया, और वॉल्यूम ऑफ कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और सिलेंडर का क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ओके, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें आर तो दोनों में कॉमन ही था, तो पाई आर दोनों में कॉमन आ गया, बाहर निकाल लिया। क्या बच गया यहाँ पे, जब पाई आर निकल गया तो 2 को इससे करोगे 2 बच गया, 1/3 बच गया और एच बन गया। अब इसको h1 मान लेंगे, h को h2, क्यों, क्योंकि कौन की जो हाइट थी उसने हमें क्या दी है 9, और इसकी हाइट हमें क्या दी है, इसकी हाइट दी है 18। ठीक है, समझ में आया। देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ, इधर देखो ये एक्स एक्सिस जो लेंथ दी है ना कौन की है 9, यानी कि ये क्या है 9 सेंटीमीटर की है, ये 9 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और इसने दे रखी है पहले से h दे रखा है, तो इसको हम h1 मान लेंगे, इसको h2 मान लो, सिंपल सी बात। ठीक है भाई, कौन की हाइट को 1 मान लो h1, और सिलेंडर की हाइट को h2 मान लो, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में हमने रखा, पाई का फॉर्मूला लगा, आर का फॉर्मूला लगाया, इसको अगर हमने सोल्व किया तो इसको सोल्व करोगे ये कट जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, 3 दूनी 6, जोड़ोगे कितना आएगा 18, और कितना जाएंगे 6 24, इनको सोल्व करोगे 7 3 21, 2 से 2 कट गया, 11 21 3 आ गया, 11 21 3 आ गया बटे में 2, इनको जोड़ो 24, 2 से ये कट गया 12, 11 21 3 और 12 आ गया। ठीक है, इसको इसने सोल्व किया, 3 11 से मल्टीप्लाई 3 कम 3 3 33 आ गया 21। और बेटा ये क्या कर रखा है, 1 मिनट। अब देखो बेटा ये 12 है, हमने गलती कर दी थी यहाँ पर। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये हमारा ये गलत है, शुरुआत दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो पहले, तो सब गलत हो गया, कोई नहीं। 33 और 21 को मल्टीप्लाई करो, 3 ही कम 3, 3 ही कम 1 ही कम 3, 3 6 3, कितना आ गया 9 और 6, ये आ गया। अब इसको हमें किससे करना है 12 से करेंगे। अब 3 3 3 दूनी 6, 2 18 का 8, हाथ लगा 1 6 12 और 1 13, 1 को 3 से करो 3, 1 का 9, 1 कम 6, जोड़ दो इनको 6, और कितना हो गया 9 11 का 1, हाथ लगा 1 9 10 13 का 3, हाथ लगा 1 6 और 1 7 और 1 8। तो हमारे पास कितना आ गया 8316 सेंटीमीटर, हमारे कहा है ये मीटर में है सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको लीटर में बदलना है, किस में बदलना है लीटर में। तो लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या कर दो भाग कर दो, एक आंसर गलत आ गया था, चलो कर दो 8316 डिवाइड बाई 1000, लीटर में आ जाएगा 1 2 3 1 2 3, यहाँ ये आएगा 8.315 लीटर। तो इतना पेट्रोल इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने कैसे चेंज किया लीटर में, इधर देख लो भाई, सिंपल सी बात है। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर कितने मीटर होते हैं 1/100 मीटर होते हैं, है ना। अब ये देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होंगे, जब 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होंगे 100 100 100, 3 बार 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे 1 को। अच्छा 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे 2 2 2, यानी कि 6 0 इसमें लग गए। अब आगे देखो 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं 1000 लीटर होते हैं, कितने होते हैं 1000 लीटर होते हैं। तो 1 मीटर में अगर 1000 लीटर है ना, तो इतने मीटर क्यूब में 1 मीटर में इतने 1000 लीटर होते हैं, तो इतने मीटर क्यूब में कितने लीटर, तो हम इसको क्या करेंगे भाग कर दो भाई इसको, 3 0 से 3 0 कट, यानी कि क्या क्या 1/1000, 1 मीटर क्यूब में सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब में, यहां लिख देता हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होंगे। तो बस हमें क्या करना है, ये गलत कर रखा है, हमें इसको क्या करना है 1000 लीटर 1000 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। ठीक है, हमने 1000 से इसको डिवाइड कर दिया, समझ में आया क्यों किया। 1 सेंटीमीटर में देखो इधर देख लो, जब 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने लीटर होते हैं
तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, तो हमने मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे, देखो इधर देख, चाहे इधर देख लो यार तुम, 16 मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से, तो ये लीटर में आ जाएगा। अब सीधी सी बात है, इसको करोगे सोल्व, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, और इसको करोगे तो यही आएगा। अब 1 2 3 1 2 3 यानी 8.316 लीटर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों 37 क्वेश्चन देखो। रेडियो टावर आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ए रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस इंक्लूडिंग रेडियो एंड टेलीविजन। ठीक है, दे आर अमंग द टॉलेस्ट ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देयर आर 2 मेन टाइप्स, guide and self-supporting structure. On a similar concept, a radio station tower was built in 2 sections A and B. ये सब बकवास थी। अब आगे देखो, टावर, अब यहाँ से काम शुरू होगा शायद। टावर इज सपोर्टेड बाय वायर फ्रॉम ए पॉइंट ओ। देखो ये वायर है ए और ओ, एक वायर है जो सपोर्टेड हो रही है ओ पॉइंट से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखो, डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड पॉइंट ओ इज 36 मीटर फ्रॉम पॉइंट ओ। देखो ये पॉइंट ओ है, इससे क्या है, ये वायर 36 मीटर अवे है, यानी कि इसके दूरी कितनी है इससे, 36 मीटर। ठीक है, आगे देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेक्शन बी इज 30 डिग्री, यानी कि ये देखो बी सेक्शन से 30 डिग्री क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेक्शन है, और टॉप से बन रहा है 645 का। अब समझ में आया। अब यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, यानी हमें ये निकालनी है, AO निकालना है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट O टू द सेक्शन B। ठीक है, फ्रॉम फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट O टू द सेक्शन B, यानी इसकी और इसकी B तक बोलिए, यानी कि ये हमें दूरी निकालनी है। चलो निकालते हैं, पहले इसी को निकालते हैं। देखो पहले देख लो क्या बन रहा है, BOP बन रहा है, तो हमें इन ट्रायंगल BOP रखेंगे। आगे देखो, अब ये देखो क्या बन रहा है, ये हमें दे रखा है, ये हमें चाहिए, यानी कि ये क्या है, हाइपोटेनस H, और ये इधर रखा है B। अब H अपॉन B कहाँ देखने को मिलता है, देखो H अपॉन B, H अपॉन B यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सबने कर रखा है ये। तो अब ये देखो क्या बन रहा है, cos थीटा बन रहा है ना। तो cos थीटा कितना है हमारा, 30 डिग्री है भाई, cos थीटा हमारा कितना है, 30 डिग्री है ना। और हमारा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस क्या है हमारा OP, तो OP लिख दिया हमने बेस, हाइपोटेनस क्या है OB, O और B क्या है, हाइपोटेनस है हमारा, तो हाइपोटेनस लिख दिया। cos थीटा की 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन में 2 ही होती है। ठीक है, इजिकल टू में OP कितना है 36, OP हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया, मल्टीप्लाई किया इतना आया, ये था मल्टीप्लाई का, के डिवाइड का हो गया। अब इसका हमने रैशनलाइज किया, क्या किया, रैशनलाइज, तो √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड किया, कितना है 24/3, यानी OB की वैल्यू 24/3 मीटर आ गई। ठीक है, तो देखो ये आ गई, O और B की लेंथ आ गई 24/3 मीटर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड इसका, फाइंड द डिस्टेंस AB, यानी कि A और B का क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। अब ये देखो ध्यान से देखो, अगर हमें ये निकालना है ना, तो हमें क्या करेंगे, ये पूरा ट्रायंगल लेंगे और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, है ना, दोनों का यूज करके हम इसको करेंगे। अब देखो AB निकालना है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, AB को हम X मान लेते हैं। चलो आगे देखो सॉल्व करते हैं इसको। देखो माना AB X है, ठीक है, मान लिया, इन ट्रायंगल BOP, इससे हम अब ये निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब देखो इधर देखो, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहाँ देखने को मिलता है, tan थीटा में देखने को मिलता है, तो tan थीटा लगा देंगे 30। BP हमारा कितना है निकालना है, PO हमारा 36 है, क्रॉस tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/3। इसको सोल्व करके तुम्हारा आंसर आएगा कितना, 12/3 ऑफ BP।
यानी ये निकल कर आ गया है। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल से बी ओ पी से ये निकल कर आ गया, इसको एक्स मान रखा था। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज करके हम ये निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो एओपी में, एओपी में देखो, इन ट्रायंगल एओपी, मैंने बोला था ना एओपी, देखो एओपी में। ठीक है, इसमें ए और पी क्या है, इसकी हाइट है, और ये ओ और पी क्या है, बेस। ठीक है, तो हम इसमें लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ही लगाएंगे। ठीक है, तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगाया हमने, tan 45 की वैल्यू होती है 1। अभी अब एपी, अब देखो एपी जो है, ये ध्यान से देखना ये क्या है, ये हमने x प्लस 12√3 क्यों लिखा। एपी कैसा था, ए और पी था, किससे मिलके बनाया, ए और बी से, और बी और पी से। ए बी कितना है x, और ये इन दोनों को जोड़ दो, बस जोड़ दिया तो किसके बराबर आएगा, एपी के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हमने एपी को हटा के लिख दिया, पीओ की वैल्यू कितनी थी, 36 थी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आया 36 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इसको 1 से करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब ये प्लस का था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब इसमें से सॉल्व करोगे तो ए बी की वैल्यू आएगी ये, तो ए बी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, यही निकालना था हमें, आंसर हमारा आ गया है। मीटर में लिखना है, मीटर लिख दो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और में ये देखो, और में है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओपीबी। ओपीबी का क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। चलो निकालते हैं एरिया, चलो निकालते हैं भाई, एरिया निकालते हैं। ओपीबी का एरिया निकालना है। चलो मैं दिखा देता हूँ ओपीबी है कहाँ, यार देखो फिर वही है यार, ओपीबी 90 डिग्री का होता है, हमें पता है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/2 बेस इनटू में हाइट वाला फॉर्मूला लगेगा एरिया निकालने के लिए, यही लगाया हमने। एरिया ऑफ 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 36, हाइट कितनी है 12√3, अभी निकाली। 2 से ये काट दो 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। तो इतने मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो लास्ट है इसका ये, फाइंड द हाइट ऑफ सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। हाइट निकालनी है सेक्शन ए की फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। बेस ऑफ टावर यानी टॉप से बेस की क्या निकालनी है, ये हाइट निकालनी है। तो अभी हमने देखा कि ये हमने निकाल लिया था और ये भी निकाल लिया, तो इन दोनों को जोड़ दो, x और इसको जोड़ दो, हाइट निकल जाएगी। तो हमने अभी x निकाला था, x हमारा कितने निकल के आया था, देखो ये आया था निकल के, ये आया था, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, और क्या आया था हमारा, देखो AP किससे मिलके, देखो A और P किससे मिलके बना है, AB और BP से। तो AB हमारा क्या 36 माइनस 12√3 ये निकल के आया था, प्लस BP कितना है ये। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे और हमारा आंसर आएगा AP का 36 मीटर, यानी कि हमारी AP की वैल्यू आ गई 36 मीटर। तो बस यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है बच्चों कंप्लीटली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों, देखो इसके बाद 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। While investigating different job opportunities, समीर shortlisted 2 firms, समीर जो है 2 फर्म्स को शॉर्ट लिस्टेड करता है। देखो फर्म ए क्या कहती है, विल पे हिम एट, तो 25,000 रुपए देगी उसको पर ईयर, 1 साल का 25,000 रुपए देगी, और गारंटी देगी कि रेस करने का 1200 रुपए ईच ईयर, यानी हर साल उसको 1200 रुपए बढ़ेंगे। ठीक है, फर्म बी क्या कहती है, उसको 28,000 रुपए देगी, लेकिन हर पर 1 साल देगी, लेकिन हर साल क्या करेगी 800 रुपए ही बढ़ेंगे। फर्म ए उसको कितने देगी 25,000 रुपए, और हर साल कितने बढ़ेंगे 1200 रुपए। फर्म भी उसको देगी 28,000 रुपए, लेकिन कितने बढ़ेंगे, सिर्फ 800 रुपए बढ़ेंगे। चलो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला, व्हाट वुड बी समीर एनुअल सैलरी एट ए फॉर द 10th ईयर, यानी कि फर्म ए से 10वें साल पर उसको कितने पैसे मिलेंगे। तो 10वें पैसे में यार सिंपल है, ए एन निकालना है। देखो ए कितना है, एपी बन जाएगी इसकी 25,000, और डी कितना बन जाएगा 1200, एन कितना है 10। तो हम 10th को कैसे लिखते हैं, ए प्लस एन डी। ए हमारे पास है, एन 9 और डी हमारे पास है। सोल्व करो, सोल्व कर तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये, यानी कि इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो 35,800 रुपए उसको मिलेंगे। लिख भी रखा है समीर एनुअल सैलरी एट द फर्म ए फॉर द 10th ईयर, यानी कि उसको 35,800 रुपए मिलेंगे फर्म ए से 10वें साल पर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो इसी का, ओवर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स हाउ मच वुड समीर रिसीव फ्रॉम ए, यानी कि ये कह रहा है कि 15 साल हो जाने के बाद, 15 साल कंप्लीट होने के बाद समीर को कितने रुपए मिलेंगे ए से, यानी 15 साल कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो 15 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। तो भाई इसमें पूछा है एस निकालने के लिए, ठीक है, एस निकाल दो। ए है तुम्हारे पास, डी है, एन भी है, एस निकल जाएगा। फॉर्मूला ये रहा तुम्हारे पास, रखो फॉर्मूले में, सोल्व करो, सोल्व करने के बाद तुम्हारा कितना आएगा आंसर, तुम्हारा आंसर आएगा ये आएगा तुम्हारा काय दाई सैकड़ा हजार 2000 लाख, 5,10,000 रुपए तुम्हें मिलेंगे, उसको 5,10,000 रुपए मिलेंगे 15 साल के बाद, मतलब 15 साल के बाद उसको इतना अमाउंट मिल जाएगा, 15 टोटल 15 साल मतलब कमाने के बाद, ठीक है, फर्म में से इतना पैसा उसको मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, देखो मैं समझा भी देता हूँ। एन 15 था, इसको मल्टीप्लाई किया, 25 में 50, कितना है 14, 14 दूनी 28, 14 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैंने कर भी रखा है, नहीं कर रखा, चलो कर देता हूँ तुम्हारे लिए। और 168,000, तो मेरे ख्याल से यही आया आंसर। दोनों को जोड़ोगे ये आएगा, इसको इससे डिवाइड कर दो ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, ये को मल्टीप्लाई कर रखा है, यही आएगा, ठीक है। तो ये आए, इतने पैसे उसको 15 साल बाद मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का और में है, ओवर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स हाउ मच वुड समीर रिसीव फ्रॉम बी। सिंपल है कि बी से उसको 15 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे टोटल, तो टोटल निकालना है, तो टोटल इसमें भी है। तो बी से कितने मिल रहे थे, 28,000 है ना, तो भाई उसको बी से कितने मिल रहे थे, ये बी का है, 28,000 मिल रहे थे, और डी कितना मिल रहा था हर साल उसको 800 रुपए। 15 साल बाद कितने मिलेंगे, एस निकालना है, इसमें भी सोल्व करो, सोल्व करोगे कितना आएगा तुम्हारा, कितना आएगा, ये आ जाएगा 5,40,000 रुपए मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा मिल रहे हैं उसको, है ना। चलो फिर भी हमें इससे कोई लेना देनी है, जो पूछा था हम उसी का जवाब देंगे। समीर विल रिसीव 5,40,000 रुपए फ्रॉम बी, तो बी से उसको 5,40,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसका लास्ट है बच्चों। What would be समीर एनुअल सैलरी एट फर्म बी फॉर द 10th ईयर। सिंपल है कि फर्म बी पर उसको 10वें साल पर कितना, मतलब 10वें, जब 10 साल हो जाएंगे तो 10वें साल पर उसको कितने पैसे मिलेंगे। तो 10वें साल पर उसको कितने पैसे मिलेंगे, सिंपल सा है, इसका भी निकालना है। 28,000 मिलते हैं, 800 पर ईयर, एन है डी, तो 10th ईयर पे क्या है, ए प्लस एन डी, सोल्व कर दो तुम्हारा आ जाएगा ये, यानी कि काय दाई सैकड़ा हजार 10,000, है ना, 35,200 रुपए मिलेंगे उसको, ठीक है, इतने पैसे उसको मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 38 है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ गुलमोहर सोसाइटी दिल्ली में हैव इंस्टॉल्ड 3 इलेक्ट्रिक पोल्स, कितने 3 इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, ए बी सी दिख रहे होंगे, ए बी सी दिख रहे हैं आपको। इन सोसाइटी एंड कॉमन पार्क है, डिस्पाइट दीज 3 पोल्स सम पार्ट ऑफ डार्क, कुछ पार्ट इसका अंधेरे में है, ठीक है। तो आर डब्ल्यू डिसाइड टू हैव वन मोर इलेक्ट्रिक पोल, डी नाम का पोल लगाना चाहता है, द पार्क कैन बी मॉडल एज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमें इसका क्या जवाब देना है, देखो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट पता करने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट देख लो क्या है, देखो ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2, ये देखो x होता है और ये हमारा y होता है, तो x क्या है हमारा 2 है और y कितने पे है 7 पे, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और 7। ऐसे ही c कितना है 5, यानी कोऑर्डिनेट हमारा 5 और कितना है 4, तो 5 और 4। अब इनका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आएगा 3√2 यूनिट, इनका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया a और c के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द पोजीशन ऑफ 4 3 सो दैट पॉइंट ए बी सी एंड डी आर पैरेललोग्राम। हमें d निकालना है। अब d कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, d हमारा आएगा 1 और 5। अब कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखना, देखो भाई ध्यान से देखना, ये और ये इनके बीच में कितना गैप है, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, और ये क्या बन रहा है एक, ठीक है, इनके लाइन बन गई इन दोनों को जोड़ने वाली। सेम ऐसी है, देखो ये बी के बाद ए, देखो 1 2 3 4, 4 डब्बे हैं, हम इसमें भी ऐसे करेंगे 1 2 3 4, 4 डब्बा ये हो गया, इसके ऊपर का कोना इसको यहाँ से मिला दो, यही हो गया हमारा डी पॉइंट, यानी ये कितना है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 और ये हो गया 5।
तो 1 5 क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। समझ में आया कैसे निकाला मैंने? ठीक है, 1 2 3 4, 4 डब्बा, 1 2 3 4 डब्बा, पॉइंट ऊपर पॉइंट ऊपर, ठीक है, बन गया पैरेललोग्राम। तो ये इस तरीके से पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखो, बोला है इसका और में है, चेक वेदर 3 पॉइंट्स ओ डी बी आर कोलिनियर और नोट। हमें चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। देखो कोलिनियर चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, देखो कोलिनियर अगर चेक करना है कि है या नहीं तो हम क्या करते हैं, वी नीड टू चेक इट कि ओडी डीबी, और देखो ओडी और डीबी और डी और बी ओ, इनको हम चेक करते हैं कि इसका और इसका दोनों का जो सम है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या ये ओ और बी के बराबर आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इनके क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, ये आ गया, इसका निकालेंगे, ये आ गया, दोनों, और इसका भी निकालेंगे। ठीक है, ओबी का निकाल लिया हमने, ओबी का निकालने का कितना आया हमारा, ये आया है ना, यानी कि इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा। अब तीनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या आएगा, क्या ये बराबर आ रहा है, नहीं ये बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि ये कोलिनियर नहीं है। अगर ये दोनों इसके बराबर आ जाते हैं तो ये कोलिनियर, देखो होता ना कोलिनियर होता, अगर बराबर आते हैं, ये कोलिनियर हो ही नहीं रहे तो ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, और वैसे भी दिख रहा है यार, देखो बच्चों, देखो ओ डी बी, ओ ये है, डी है, बी, क्या ये तीनों रेखा में है, कोलिनियर बोलते हैं जो तीनों एक ही रेखा में हो, ये है कोलिनियर। क्या है, कोलिनियर। ये कोई बिंदु कोलिनियर है, नहीं ये नॉन कोलिनियर है। क्या, नॉन कोलिनियर। देखने पे ही लग रहा है ये ओ है, ये डी है, ये बी है, तो ऐसे लगाओगे, क्या ये कोलिनियर बन रहा है, ना बन ही नहीं रहा, तीनों एक रेखा में आ ही नहीं रहे, है ना, तो ये नॉन कोलिनियर है, वैसे देखने पे पता चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी। तो बी और डी के बीच में हमने डिस्टेंस निकालना है, सिंपल है भाई। बी के कोऑर्डिनेट क्या है 6 6 और डी के कोऑर्डिनेट क्या है 1 5, है ना, चाहे देख लो, ये देखो बी कितने पे है 6, और ये इसका वाई भी 6 है, 6 और 6 है इसका, है ना, 6 पे है ना, और इसका भी देखो यहाँ पे 6 पे है, तो 6 आ जाएगा, 6 6 आ गया। डी हमने निकाला था 1 और 5, इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे √26 यूनिट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके बच्चों।